दूसरा आता है अंडर ब्रिटिश लीगेसी, अंडर ब्रिटिश लीगेसी या रूल। अंडर ब्रिटिश रूल की बात करते हैं तो 1858 के विक्टोरिया डिक्लेरेशन से लेकर के 1947 तक मॉन्टेग्यू ने माउंटबेटन प्लान तक, ये सारा का सारा जो है आपका अंडर ब्रिटिश लीगेसी, अंडर ब्रिटिश रूल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का आता है। यहां पर आपको पता होगा 3 जून 1947 के लगभग जो है मनबाटन प्लान आया, जो आकर के जुलाई 1947 में माउंटबेटन ने उसको जो है इंप्लीमेंट कर दिया, जिसको माउंटबेटन प्लान या मनबाटन प्लान इस तौर पर जाना जाता है। वहां तक की पूरी ये जो जर्नी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल आता है, और इसके पहले का जो फेज है वो अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी आता है। आप जानते हैं प्लासी का वार होता है, प्लासी के वार के बाद सिचुएशंस बदलती हैं, उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर वार के बाद और भी सिचुएशंस बदलती हैं। प्लासी वार के समय में लॉर्ड क्लाइव था जो है, और उसके बाद भी जो है जब बक्सर के युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद फर्स्ट एंड सेकंड ट्रीटी वगैरह वो सारी होती हैं, उसके बाद से स्थिति जो है यहां पर जो है सारी चीजें बदलनी शुरू हो गई थी। सारा कुछ किसके हाथ में आने लगा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। ईस्ट इंडिया कंपनी एक सिंपल सी कंपनी थी ब्रिटिश की। उस कंपनी के ऊपर भी कौन कंट्रोल रहता था? वहां के क्राउन का होता था। लेकिन स्थिति कुछ अलग थी। स्थिति क्या थी? एक सीक्रेट कमेटी बनाई गई थी 1772 में। उस सीक्रेट कमेटी को कहा गया था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो है अक्सर वो भी क्यों बनी, उसका भी एक रीजन मैं बता दूं। क्योंकि दिन पर दिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अमीर होते चले जा रहे थे, लेकिन कंपनी घाटे में जा रही थी। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा था। उस करप्शन के कारण जो है कंपनी का जो बजट था वो घाटे में चल रहा था, जबकि कंपनी के जो एम्प्लॉई थे वो दिन पर दिन जो है अमीर होते चले जा रहे थे। इसलिए जो है स्थितियां काफी चेंज हुई, और 72 के लगभग एक बार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक लोन का पिटीशन जो है ब्रिटिश सरकार के सामने रखा। जब ब्रिटिश सरकार के सामने उन्होंने लोन की अर्जी दी, तो ब्रिटिश सरकार को यह मौका मिला कि अब यही अच्छा समय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, और जब उनको करना है कंट्रोल, तो इसीलिए जो है सबसे पहले उन्होंने यहां पर एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया 1773 में। इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो है कंट्रोल करने की ब्रिटिश सरकार की जो है कोशिश हुई। और इसमें क्या था कि एक तो सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट बनाया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर हुआ करता था वॉरेन हेस्टिंग्स था। उसी वॉरेन हेस्टिंग्स को ही जो है उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डिजिग्नेट। उसके साथ में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो किस तरह से काम करेगा, क्या करेगा, इस चीज के लिए उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स रखे गए, और ये लिखा गया कि गवर्नर जनरल टुक डिसीजन विद मेजॉरिटी। गवर्नर जनरल बहुमत के आधार पर अपना जो है निर्णय लेगा। अब 4 मेंबर एडिशनल, एक जो है गवर्नर जनरल, 4 और 1 5 में मेजॉरिटी 3 की होती थी। अब 3 की मेजॉरिटी जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए अक्सर दिक्कत होता था। उसमें बर्क, क्लेवरिंग, फ्रांसिस, पॉल्सन, ये 4 जो थे, उनमें से सबसे ज्यादा जो बर्क था जो है वो इसको लेकर के बहुत ही निगेटिव था कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बहुत ही झूठा और मक्कार है, और ये झूठों का सौदागर है, जो झूठे बैलों का सौदागर, इस तरह के कई टाइटल्स उसको देता था। और बर्क हर चीज में जो है वॉरेन हेस्टिंग्स को अपोज करता था, और उसके अपोज करने के कारण बस अक्सर जो है वॉरेन हेस्टिंग्स को दिक्कत हुई। वॉरेन हेस्टिंग्स ने यहां तक सिचुएशन आ गई कि उसका हर गवर्नर जनरल का एक पीए जो है लंदन में होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने पीए को बोला कि ऐसा करो, मेरा रिजिग्नेशन दे दो, मुझे यहां रहना ही नहीं है। उस रिजिग्नेशन पर जब गवर्नमेंट ने विचार किया, विचार करने के बाद रिजिग्नेशन एक्सेप्ट करने की सिचुएशन आई। जब उन्होंने एक्सेप्ट किया, तब तक स्थिति ऐसी हुई, इन 4 में से 1 मेंबर की जो है डेथ हो गई, और जब एक पर्सन की जब डेथ हो गई तो 3 रह गए, और एक वो 4 हो गए। 4 में 2 की मेजॉरिटी, जो फ्रांसिस था वो फिर भी उसके फेवर का था जो है। तो इसलिए जो है क्या हुआ
कि वॉरेन हेस्टिंग्स की अब मेजॉरिटी लगभग बनने लगी, क्योंकि वो गवर्नर जनरल था। अब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाता है, आप वापस आ जाओ। जब वापस आने की बात उसको कही गई, कहा नहीं मुझे तो वापस नहीं आना, मैंने तो कोई रेजिग्नेशन दिया ही नहीं। ब्रिटिश सरकार ने कहा नहीं, आपके पीए ने यहां पर सबमिट किया है रेजिग्नेशन। तो उसने कहा नहीं, उसने अपने पावर का मिसयूज किया है, मैंने नहीं दिया है, मैं तो यहां रहना चाहता हूं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स काफी ही विवादित रहा, और इस तरह से ये पॉइंट रहा इस एक्ट में कि 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, और इसी के अंडर में एक चीज और किया गया, 2 प्रेसिडेंसी और होती थी, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। इन दोनों को कम्स अंडर द कलकत्ता प्रेसिडेंसी, जो क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल कहां बैठता था, वो कलकत्ता में बैठता था। तो कलकत्ता के अंडर में ही जो है मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को भी कर दिया गया। इसके साथ साथ इसी एक्ट के थ्रू 1774 में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया, और इसके सबसे पहले जस्टिस जो हुए वो एलिंजा इम्पे हुए, और इनके साथ में 3 एडिशनल जज भी थे जिसमें हाइड वगैरह हुआ करते थे। जो एलिंजा इम्पे जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए, और इनकी सहायता के लिए 3 एडिशनल जजेस बनाए गए, और यहां पर भी जो है डिसीजंस जो है लेने का जो है बहुमत वगैरह रहती थी कि डिसीजन मेजॉरिटी के साथ लेंगे। लेकिन एक चीज की दिक्कत हुई कि इन तीनों में और एलिंजा इम्पे में अक्सर जो है दूरियां होती थी। प्रॉब्लम्स इसमें एक चीज का और भी रहा कि पावर ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल का ज्यूरिडिक्शन है, काम है, और ये सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिडिक्शन है, काम है, इन दोनों में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो गए। गवर्नर जनरल उसके मैटर में इंटरफियर करता था, जस्टिस चीफ जस्टिस कहे कि नहीं मैं सुपर हूं, जो है वो उसके मैटर में इंटरफियर करते थे। ये भी आगे प्रॉब्लम आया। तो ये चल करके जो है प्राइमरी जो है कंट्रोल जो है, ये भी आप एक जान लें, डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट द रेवेन्यू एंड सिविल मिलिट्री पावर्स, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस भी किया गया। जो भी क्या कहते हैं कि घूस वगैरह है, प्राइवेट जो है डोनेस्ट वगैरह जो है, प्राइवेट बिजनेस वगैरह, इन सबको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। प्राइवेट बिजनेस क्या था? प्राइवेट ट्रेड जो कंपनी के कर्मचारी होते थे वो अपने नाम पर अलग से ट्रेडिंग किया करते थे, और यही जो है करप्शन का मेन माध्यम होता था। अक्सर वो ये कहते थे कि आपको दूसरे के काम पर करेंगे, उसके बजाय मेरे नाम पर कीजिए, मेरे नाम पर जो है टैक्सेस में छूट मिलेगी। आपने ये सारी चीजें जब हिस्ट्री के आप देखेंगे, जो है हम जब प्लासी वार वगैरह हिस्ट्री वगैरह में जब करेंगे, तो वहां पर यही होता था कि आप हमें टैक्स में छूट दे दो, तो उसके कर्मचारी टैक्स में छूट ले लेते थे। अंग्रेज ये जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी होते तो वो अपने पर्सनल नाम पर जो है बिजनेस करने लगते थे, उसमें उन्हें टैक्सेस की छूट मिल जाती। इंडियन जो व्यापारी थे उनको भी कहते थे हमारे नाम पे करो, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो हिस्ट्री के पार्ट्स हैं, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो है इसमें डिफेक्ट्स क्या थे? नो क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर, किसके? गवर्नर जनरल और जो जजेस के बीच में हमने कहा था कि इसके पावर्स का जो है प्रॉपर सेपरेशन नहीं था। यही कॉन्फ्लिक्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच में। इसमें सबसे ज्यादा जो है नंद कुमार केस रहा। जो है नंद कुमार केस में जो है जबरदस्ती जो है गवर्नर जनरल ने इंटरफियर करके चीफ जस्टिस से नंद कुमार को जो है फांसी दिलवाई थी। जो है उस केस में सबसे ज्यादा जो है इसको क्रिटिसाइज किया गया। फर्स्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द कंपनी रूल, यहां पर हम कह सकते हैं वही चीज जो मैंने कहा था कि जब वहां सीक्रेट कमेटी बनाई गई, सीक्रेट कमेटी के थ्रू जो है गवर्नर जनरल को जो है कंट्रोल करने की, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। यहां पर पहली बार जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है इसमें इंटरफियर करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी एक चीज जानते रहिएगा, अभी भी ब्रिटिश सत्ता अपने हाथ में नहीं ली थी। उसने अभी भी यह सोचा था कि इंडिया में हमें सीधे नहीं आना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही करने दो। कंपनी अभी भी रूल था, यहां पर रूल है वो कंपनी का है, ब्रिटिश रूल नहीं है। ब्रिटिश रूल 1858 में आएगा जब विक्टोरिया डिक्लेरेशन होगी, 1857 की क्रांति हो जाएगी। उसके बाद जो है फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स, यहीं से जो है शुरुआत हुई। हमने कहा ना कि ये सबसे पहला था, यहीं से फाउंडेशन शुरुआत हो गई जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए। ये एक फैक्ट के तौर पर है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है किस तरह नेक्स्ट आता है। चूंकि इसकी कमियां हमने अभी आपको बताया कि कमियां थी, क्या कमियां थी? जो है दोनों के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शंस वगैरह डिफाइन नहीं की गई थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 मेंबर थे, उससे मेजॉरिटी नहीं बनती थी, अक्सर उनको काम करने में दिक्कत आती थी। इसीलिए जो है इस सरकार के ऊपर कंपनी की तरफ से यह कहा गया कि इसमें थोड़ा सा चेंज किया जाए, और इसी चेंज करने के लिए वहां पर क्या हुआ, एक अमेंडमेंट एक्ट आया, संशोधन अधिनियम। ये सेकंड स्टेप हुआ। जो कमियां रह गई थी जो है इस एक्ट में,
उसमें करेक्शन करने की कोशिश की गई जो है। इसमें बस एक चीज कह सकते हैं, रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल। इसके बीच में जो डिफेक्शंस थे उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। ज्यूरिडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की थी उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई। उसके लिमिटेड जो है कर दिया गया उसको कलकत्ता तक। वायसराय कहां तक था जो है, गवर्नर जनरल की। वायसराय अभी वर्ड में नहीं कहूंगा, गवर्नर जनरल ही कहिए। गवर्नर जनरल जो पोस्ट था, अच्छा एक चीज और भी जानते रहिएगा, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, इंडिया नहीं है। इंडिया अभी आगे होगा, इसी पद का नाम बदला जाएगा। तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब पूछा जाएगा तो वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आएगा, लेकिन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात आएगी तो विलियम बेंटिंग की बात आएगी। गवर्नर जनरल के जुरिडिक्शन कहां थी, कोलकाता थी, कलकत्ता जो है, प्लस मद्रास प्लस बॉम्बे। शुरुआत में इसकी सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहता था कि हमारा तीनों तक ही है, लेकिन इस एक्ट में क्लियर कर दिया गया कि अथॉरिटी लिमिटेड टू कलकत्ता तक उसको रखा गया। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर जो है सारा कुछ पावर किसके पास में रहेगा, गवर्नर जनरल के पास में होगा। जो कर्मचारी थे उनको थोड़ा सा एग्जम्प्ट किया गया जो है। द एक्ट एंड द ऑफिशियल कैपेसिटी नॉट सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट जो है, जो कंपनी के कर्मचारी होंगे उनके अगेंस्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट वगैरह में आसानी से जो है कोई चीजें नहीं होंगी। वो सारा मैटर कहां चलेगा, वो लंदन की कोर्ट में चलेगा। ये सारी चीजें किया गया। रेवेन्यू मैटर को भी जो है एक्सक्लूड कर दिया गया जो है सुप्रीम कोर्ट से। इसके पहले क्या था कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है रेवेन्यू मैटर में भी जो है दखलंदाजी दिया करती थी, उसको यहां पर एक्सक्लूड किया गया। जो इसी के अभी एक्ट में है, रीस्टोर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, रिड्यूस द जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेंथ कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारी चीजें वो वही रिपीटेड है जो पिछली चीज। नेक्स्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट। लॉर्ड पिट इस समय वहां पर पीएम थे जो है यूके में, उन्हीं ने इस एक्ट को लाए थे, इसीलिए उसको जो है लॉर्ड पिट के नाम पर ही जो है पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट में जो प्रोविजन किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट को जो है पूरी तरह से खत्म करके, रिमूव जो डिफेक्ट्स जो है रेगुलेटिंग एक्ट के, उसको डिफेक्ट को खत्म किया गया। और इस पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू जो है ड्यूअल सिस्टम शुरुआत करने की कोशिश की गई। ट्रेडिंग को अलग कंट्रोल किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कंट्रोल किया जाए, मतलब कंपनी के फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया। पॉलिटिकल अफेयर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव जो रहेगा वो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा सा अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाए। कंपनी का काम सिर्फ जो है ट्रेडिंग तक रहे, कॉमर्शियल एक्टिविटीज पर ज्यादातर वो काम करें, ये चीज करने की कोशिश की गई। और ब्रिटिश के मेंबर्स जो है इसमें जो है एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो चीजें वर्ड यहां पर आना शुरू हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स आने लगे और इसको काम दिया गया कि आप यहां के पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करें, जो भी राजनीतिक चीजें हैं वो आप यहां पर देखें, एडमिनिस्ट्रेशन जो लेवल पर है वो चीज देखने की कोशिश करें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहा गया कि आप लोग जो है ट्रेड का काम देखिए, जो पहले से ही चला आ रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडियन कंपनी एक्ट की बात करें या जो भी है, कंपनी एक्ट भी जो है ब्रिटिश समय का बना हुआ है। उस कंपनी एक्ट में किसी भी कंपनी को चलाने के लिए उसमें क्या होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। तो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो बनी थी उसमें भी डायरेक्टर्स हुआ करते थे, वही जो है डायरेक्टर्स यहां तो कंटिन्यू बने रहे। इन डायरेक्टर्स को यह कहा गया कि आप सिर्फ जो है कॉमर्शियल एक्टिविटीज को जो है देखिए, कॉमर्शियल जो अफेयर्स की बातें हैं वो आप देखेंगे, लेकिन जो पॉलिटिकल होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, इंडिया के अंदर जो ट्रीटी वगैरह करनी है, चाहे वो मराठों के साथ चल रहा था संघर्ष, चाहे वो सिखों के साथ चल रहा था, चाहे वो राजपूतों के साथ जो संघर्ष चल रहे थे, उन सब के साथ में जो चीजें देखनी होंगी, कहां पर क्या पॉलिटिकल डिसीजंस लेने हैं, उसके लिए जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहां पर देखेगी। रहेगा जरूर जो है गवर्नर जनरल ही होगा, लेकिन गवर्नर जनरल को डायरेक्शंस यहां के थ्रू आएंगी इसकी, और कॉमर्शियल वाले मैटर में यहां से आएगी डायरेक्शंस। ये चीजें जो है अलग करने की कोशिश की गई जो है। दूसरा जो है जो सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू जो एडमिनिस्ट्रेशन था जो है, इसको जो है कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और इसी के बाद जो है एक चीज और भी अभी भी, लेकिन एक काम नहीं किया गया था। गवर्नर जनरल की बॉडी में अभी भी 4 ही मेंबर होते थे, वो मेजॉरिटी अभी भी 5 में से ही बननी होती थी। इसीलिए जो है 1786 के लगभग 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को यहां पर भेजा गया जो है, क्योंकि यहां की स्थिति काफी खराब चल रही थी। उसको ठीक करने के लिए जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा गया कि आप जाओ। और खराब किस मामले में थी, खासतौर पर रेवेन्यू सिस्टम को, क्योंकि एक चीज जान लीजिए, ब्रिटिशर्स जो थे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जानते थे, फाइनेंस इज एडमिनिस्ट्रेशन।
पैसे आने चाहिए। पैसे का मतलब जो है रेवेन्यू का प्रोविजन होना चाहिए। रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है उस चीज पर निगाह रहनी चाहिए जो है। और रेवेन्यू के लिए जो है जाहिर सी बात है कि यहां पर रेवेन्यू कहां से आना था, लगान वगैरह जो आनी थी, खेती मजदूर उत्पादन से, कृषि उत्पादन हो गया, हथकरघा हो गया, जो भी चीजें हैं उस प्राइमरी सेक्टर से या सेकेंडरी से जहां से भी आना था उसको कंट्रोल करने के लिए उस समय यदि आप देखेंगे तो ज्यादातर सेक्टर कौन सा था, एग्रीकल्चर सेक्टर ही था। आपको हमने पहले भी अभी पिछले इकोनॉमिक्स की क्लास में बताया था कि 1947 के लगभग 85% पॉपुलेशन हमारी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थी और जीडीपी का 52% हमारा जीडीपी एग्रीकल्चर से आ रहा था 1947 में। ये तो 1773 और 74 78 तक की बातें हैं, उस समय की है। उस समय तो एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था, तो जो कुछ भी रेवेन्यू आना था वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आना था। और जब एग्रीकल्चर सेक्टर से आना था तो ये डिसाइड हुआ कि यहां पर इस चीज को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसे पर्सन को भेजो जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ हो। और लॉर्ड कॉर्नवालिस वहां के जमींदार परिवार से आते थे। क्योंकि जमींदार परिवार से वो बिलोंग करते थे तो उन्हें यह कहा गया कि आप जाइए, आपको वहां पर गवर्नर जनरल बना करके भेजा जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा मैं चला तो जाऊंगा लेकिन एक कंडीशन है, ये गवर्नर जनरल की जो काउंसिल में जो आपने 4 मेंबर बैठा रखे हैं, 4 को कम कर। एग्री हुई सरकार। उसके बाद जो है फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आए, यहां पर उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम्स, इन सब चीजों के ऊपर जो है कोशिश की और रेवेन्यू सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की और इस तरह से आगे जो है इंडिया में रेवेन्यू जनरेट करने का उन्होंने प्रयास किया। डायरेक्टर्स रिटेन कंट्रोल ओवर ट्रेड इस एक्ट के थ्रू ही हुआ। गवर्नर जनरल पावर इंक्रीज किया गया। वो पावर कैसे इंक्रीज हुआ, उसी तरह से मेंबर्स उसमें कम किए गए। इसी क्विट्स इंडिया एक्ट में ही हो गया था बाद में चल करके 86 तक जाकर के। गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सबऑर्डिनेट इन टू बंगाल, बंगाल के सपोर्ट के लिए हो गए। सीक्रेट कमेटी जो है 3 मेंबर्स की हो गई जो है। डायरेक्ट कम्युनिकेट विद द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनका ये हो गया। उसके बाद सिग्निफिकेंस, फर्स्ट क्लियर डिवीजन बिटवीन द कंपनी एंड क्राउन। उसके बाद स्ट्रेंथन पोजीशन ऑफ द गवर्नर जनरल, फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश टिल 1858। इस एक्ट के बाद से आपको इतना स्मूथ जो है क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल दिखेगा कि लगेगा कि उसके बाद तो सारा जो है कंट्रोल जो है लगभग इनडायरेक्ट तौर पर जो है ब्रिटिशर्स के हाथों में आना शुरू हो चुका था। ब्रिटिश एज के समय में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की स्टोरी होगी वो हम अगले क्लास में करेंगे।